दोस्तों, अगर आपको सब कुछ स्लो दिखने लग जाए तो आप क्या करेंगे। दरअसल ये कोई पावर नहीं बल्कि एक बीमारी है जो जोंगबू नाम के एक लड़के को हो गई है। कहानी की शुरुआत होती है एक सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर से, जहां दो लेडीज एक न्यू यंग वर्कर के बारे में बात कर रही होती हैं, जो बंद कमरे में भी धूप का चश्मा लगाकर बैठा है। तभी अचानक एक सीसीटीवी फुटेज में दो चोर भागते हुए दिखते हैं, जिसके बाद वहां के कर्मचारी अपने बॉस को बताते हैं और वो पुलिस को खबर कर देता है। लेकिन वो चोर जल्दी ही उनकी नजरों से ओझल हो जाते हैं। जब सभी को वो चोर सीसीटीवी फुटेज में नहीं दिखते तो जैंगबू नाम का जो नया वर्कर था वो सबको फोटोज दिखाता है, जिसमें उन दोनों चोरों की छिपने की लोकेशन पता चल जाती है। उस फुटेज की मदद से जल्दी ही पुलिस उन चोरों को पकड़ लेती है। दरअसल जैंगबू को हर चीज स्लो मोशन में दिखती है। अपनी इन्हीं आंखों की वजह से उसने तेज भागते हुए चोरों को भी छिपते हुए देख लिया था। फिर हमें उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है, जब वो 5वीं क्लास में पढ़ा करता था। वो एक स्कूल के खेल के मैदान में अपनी बचपन की दोस्त बोंग सुमी के साथ एक रेस में हिस्सा लेता है। ये वही समय था जब उसको फर्स्ट टाइम स्लो मोशन में दिखना शुरू हुआ था। जब वो अपने पेरेंट्स को ये बात बताता है तो उसके पिता उसे अपने डॉक्टर दोस्त के पास लेकर जाते हैं। वो डॉक्टर बताता है कि इसको एक बहुत ही रेयर बीमारी हुई है, जिसका नाम डेमोनेटिक विजुअल एक्टिविटी है। इस बीमारी के कारण ये हर चीज को स्लो मोशन में देख पाता है, और ये साबित करने के लिए डॉक्टर उसकी तरफ एक बॉल बड़ी ही तेजी से फेंकता है, जिसको वो बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। डॉक्टर उसकी आंखों को आराम पहुंचाने के लिए उसको हर समय एक धूप का चश्मा पहनने की एडवाइस देता है। उसकी आंखें ठीक करने के लिए बहुत ही पैसा खर्च होने वाला था, इसलिए उसके पिता पैसे कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं ताकि वो अपने बेटे का सही इलाज करवा सके। जैंगबू घर में अपनी माँ और अपनी बहन के साथ रहा करता था। दरअसल ये बीमारी उसके लिए एक वरदान भी थी और श्राप भी। वो अपनी इसी बीमारी के कारण अपनी छोटी उम्र में ही जिंदगी के नजारे भी ले रहा था, लेकिन हर समय काला चश्मा पहनने के कारण उसको स्कूल में तंग भी किया जाता था। सुमी उसकी एक लौती फ्रेंड थी, जिसको वो अब प्यार करने लगा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगता है, लोग उसकी वजह से सुमी को भी तंग करने लगते हैं, और ना चाहते हुए भी सुमी जैंग को छोड़ देती है। अब जैंग का छोटी उम्र में ही दिल टूट जाता है और वो चाहता है कि उसकी आंखें पूरी तरह से खराब हो जाए, इसलिए वो हर वक्त नजदीक से टीवी देखता है। लेकिन फिर भी उसकी आंखें खराब नहीं होती। सारा दिन टीवी देखने के कारण अब वो अपने फेवरेट कैरेक्टर्स की एक्टिंग भी करने लगता है और उनके स्टाइल भी कॉपी करने की कोशिश करता है। अब कई साल बीत जाते हैं। उसके पापा अभी भी पैसा कमाकर वापस नहीं आए थे, और एक दिन खबर आती है कि एक एक्सीडेंट के कारण उसके पिता की मौत हो गई है। अब घर का सारा भार जैंगबू के कंधों पर आ जाता है और वो अपनी आंखों का इलाज करवाने के लिए फिर से उसी डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि अब तुम्हें ही पैसा कमाना है और अपने घर को संभालना है, और उसे एक सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में जॉब करने की सलाह देते हैं। अब जैंगबू सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में काम करने लगता है। अब हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वो अपनी इस जॉब में बहुत ही खुश था, क्योंकि उसे लोगों को टीवी पर देखना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसके ही ऑफिस में काम करने वाला ब्योंग सू नाम का लड़का अपने बॉस से बात करता है और उन्हें बताता है कि जैंगबू किसी से भी बात नहीं करता और वो बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। अब ब्योंग अपनी ड्यूटी के टाइम जैंग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैंग उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। वो सीसीटीवी में चल रहे लोगों के फुटस्टेप भी काउंट करता है। वो ये भी नोट करता है कि एक गली से दूसरी गली में जाने के लिए कितने कदम चलना पड़ता है। ब्योंग को उसकी ये बात बड़ी ही अजीब लगती है। फिर उससे घुलने मिलने के लिए वो पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। इससे जैंग को सुमी की याद आ जाती है और अगले ही दिन वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। अब सुमी बड़ी हो गई थी और बहुत ही सुंदर हो गई थी, लेकिन उसके सिर पर बहुत सारा कर्जा था, जिससे आए दिन उसे कर्जा देने वाले तंग किया करते थे। जैंग उसे दूर से देखता है, लेकिन उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। अब वो अपने कैमरे में भी सुमी पर नजर रखने लगता है। वो उसके हर रोज के रूटीन को याद कर लेता है। सुमी हर रोज एक कैफे में जाकर कोल्ड ड्रिंक पिया करती थी। अब जैंग भी यही करने लगता है। अगले दिन बारिश की वजह से सुमी एक बस स्टॉप पर फंस जाती है। अब जैंग अपने दोस्त ब्योंग को लेकर उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है। वो शाहरुख खान की तरह छाता खोल के उसको बारिश से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको लफंगा बोलकर वो वहां से चली जाती है। फिर जैंग और ब्योंग दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। जैंग डॉक्टर को बताता है कि वो सुमी को इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन क्या करे। इससे डॉक्टर उसे फ्लावर्स देने की सलाह देता है। अगले दिन सुमी एक म्यूजिकल ड्रामा में ऑडिशन देने के लिए जा रही होती है, लेकिन वो लेट हो जाती है, इसलिए वो वहां पर कॉल करती है और फोन पर ही अपना ऑडिशन देने को कहती है। अब वो फोन पर ही गाना शुरू कर देती है। उसका गाना सुनकर लोग बड़ी ही हैरानी से उसे देखते हैं। तभी वहां पर जैंग फ्लावर्स लेकर पहुंच जाता है और सुमी का गाना खत्म होते ही उसे बुके दे देता है, लेकिन बदले में सुमी उसे कहती है, इन बुके की जगह पर तुम मेरे लिए जहर लेकर आते तो ज्यादा अच्छा होता। तभी सुमी वहां से जाने लगती है। फिर जैंग उसे उसके बचपन के नाम से पुकारता है, लेकिन वो कहती है कि ये मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम बोंग सुमी है।
इससे जैंग को पता चलता है कि वो अब तक किसी गलत लड़की का पीछा कर रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और उसको गलत लड़की से ही प्यार हो जाता है। उस दिन शाम को सुमी अचानक उसको एक जगह टकरा जाती है। वहाँ से सुमी शॉपिंग करके लौट रही थी। फिर सुमी जैंग से अपने भारी बैग उठवाती है। फिर जब वो उसे छोड़कर वापस जाने लगता है तो सुमी उससे पूछती है कि वो उस लड़की को क्यों ढूंढ रहा है। फिर वो कहता है कि वो बचपन से ही उसे पसंद करता है। फिर अगले दिन जैंग सुमी को फोन पर किसी से बात करते देखता है। सुमी को फोन पर पता चलता है कि वो म्यूजिकल ड्रामा में सिलेक्ट हो गई है। ये सुनकर सुमी रास्ते में ही नाचने लगती है। उस समय जैंग उसे अपनी स्क्रीन पर देख रहा था। उस रात सुमी एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है। तभी वो देखती है कि जैंग उस रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा है। फिर वो उसे अंदर बुला लेती है और उससे बातें करने लगती है। फिर सुमी उसे अपने लिरिक्स देती है और उसे अपना गाना सुनाती है। उसका गाना सुनकर जैंग कहता है कि बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद जैंग भी अपना टैलेंट दिखाता है। रेस्टोरेंट में सभी उसके ऊपर स्पून्स फेंकते हैं और वो उन्हें कैच कर लेता है। अगले दिन जैंग सुमी के घर जाते हुए स्टेप्स को काउंट कर रहा होता है। उसका दोस्त उसे ऐसा करते हुए स्क्रीन पर देख लेता है और वो समझ जाता है कि वो रास्ते को याद करने की कोशिश कर रहा है। उस रात सुमी जब अपने काम से वापस लौटती है तो वो देखती है कि जैंग उसका इंतजार कर रहा है। फिर वे दोनों बातें करते करते आगे चलते हैं और सुमी को पता चलता है कि जैंग एक सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में काम करता है, जहाँ से वो किसी को भी देख सकता है। फिर सुमी उसे उसी कैफे के बारे में बताती है जहाँ वो अक्सर जाया करती थी। वो बताती है कि उसे उसके ओनर से क्रश है और उसके पास एक बड़ी कार भी है। जैंग को उसके ओनर से काफी जलन होने लगती है। अब जैंग सुमी को कार में घुमाने के लिए बेचैन हो जाता है। फिर वो अपने ऑफिस में सबसे पूछता है क्या किसी के पास कार है। अगर किसी के पास कार है तो मुझे दे दे, क्योंकि मैं सुमी को उसमें घुमाना चाहता हूँ और आप कार के बदले मुझसे रेंट भी ले सकते हो। लेकिन वहाँ किसी के पास भी कार नहीं होती। अगले दिन घर पहुँचते वक्त सुमी को रास्ते में एक आदमी मिलता है जिसकी वो कर्जदार थी। वो उसे इनडायरेक्टली धमकाने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो उसे परेशान करेगा। लेकिन जैंग और ब्योंग सही टाइम पर पहुंचकर सुमी को बचा लेते हैं। जब वो अपने काम पर वापस आता है तो सुमी एक कैमरे के सामने खड़ी होकर जैंग को थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसे विश्वास था कि जैंग अभी भी उसे कंट्रोल सेंटर में बैठा देख रहा होगा। उस शाम वे दोनों एक पार्क में मिलते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। फिर जैंग उससे पूछता है कि अगर तुम्हें कार मिल जाए तो तुम क्या करोगी। सुमी बताती है कि अगर मेरे पास कार होगी तो मैं हर रोज बीच पे जाऊंगी। जब जैंग को कार नहीं मिलती तो वो हर रोज जिस बस में ट्रेवल किया करता था उसके ड्राइवर से दोस्ती कर लेता है। उसने अपने कंट्रोल सेंटर से देखा था कि वो ड्राइवर हर रोज अकेला ही बेसबॉल खेला करता था, इसलिए एक रात वो भी उसके साथ बेसबॉल खेलने के लिए पहुंच जाता है। जैंग उससे दोस्ती कर लेता है और बात बात में उससे हेल्प भी मांग लेता है। अगले दिन जैंग, ब्योंग और वो बस ड्राइवर सुमी को समुद्र दिखाने के लिए ले जाते हैं। इसके लिए उन्हें बुसान जाना था। अब सुमी जैंग के इन एफर्ट्स को देखकर उसे बहुत पसंद करने लगती है, लेकिन रास्ते में बॉर्डर पर उन्हें रोक लिया जाता है और आगे नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि उनके पास बस को आगे ले जाने के लिए परमिट नहीं था। फिर सुमी उस पुलिस वाले से झगड़ने लगती है और ड्राइवर जाके सुमी को ऐसा करने से रोकता है, लेकिन अब पुलिस वाले उनसे गुस्सा होकर उन्हें वहाँ से वापस भेज देते हैं। अब अगले दिन कंट्रोल सेंटर में उनका बॉस सभी को कहता है कि शहर में लेडीज को किडनैप करने की एक गैंग आई हुई है। अब हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। उस समय जैंग एक मॉनिटर पर सुमी को देख रहा होता है, लेकिन वो वहाँ से अचानक से गायब हो जाती है। तभी वो डर जाता है और भागकर वहाँ जाता है। वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि सुमी ने उसके साथ मजाक किया था, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि जैंग उसे बचाने के लिए आता है या नहीं। उसके बाद सुमी उसके चश्मे को हटाती है और उसको किस करती है। फिर जैंग उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। घर पहुंचने पर वे देखते हैं कि अपना पैसा वापस मांगने के लिए वहाँ कुछ लोग आए हुए थे। वे अपने पैसे के लिए सुमी को धमकाते हैं और उसके घर में तोड़फोड़ भी करते हैं। शोर सुन के जैंग सुमी की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आंखें धुंधला जाने के कारण वो नीचे गिर जाता है। फिर उन लोगों के जाने के बाद वे दोनों आपस में बैठ के बातें करते हैं और सामान इकट्ठा करते समय सुमी जैंग को बचपन की कुछ ड्राइंग्स दिखाती है। वो ड्राइंग जैंग ने ही बचपन में सुमी के लिए बनाई थी। फिर सुमी बताती है कि वो नहीं चाहती थी कि जैंग की उससे दोबारा दोस्ती हो जाए, इसीलिए उसने जैंग से असलियत छुपाई। उस समय जैंग एकदम शांत हो जाता है और सुमी उन ड्राइंग्स को देखकर मुस्कुरा रही थी। अगले दिन जैंग फिर से डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि मेरी आंखें कल से ज्यादा धुंधली हो गई हैं। डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी बीमारी अब और ज्यादा बढ़ गई है, अब वो जल्दी ही अंधा हो सकता है। जैंग बू को इस बात का पहले से ही पता था, इसलिए वो जहाँ भी जाता था अपने स्टेप्स को काउंट कर लेता था, ताकि जिस दिन वो अंधा हो जाए उसे चलने में दिक्कत न आए। अब दोनों ही परेशान थे, जैंग अपनी आंखों के कारण और सुमी अपने लिए हुए कर्ज के कारण। एक दिन सुमी अपना घर बेचकर अपने सारे कर्जे चुका देती है, लेकिन अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर जैंग उसे अपना बॉक्स लिए एक दुकान के अंदर जाते हुए देखता है, लेकिन तभी उसके साथ काम करने वाली एक औरत नोटिस करती है कि वहाँ एक कार बार बार चक्कर लगा रही है। फिर वो उस कार का नंबर नोट करके उसे चेक करवाती है, तो उन्हें पता चलता है कि वो एक भागे हुए किडनैपर की कार थी।
फिर वे सारी इंफॉर्मेशन पुलिस को दे देते हैं, लेकिन तभी कार और सुमी दोनों सीसीटीवी कैमरे से ओझल हो जाते हैं। अब जैंग को डर लगने लगता है कि उन्होंने कहीं सुमी को किडनैप ना कर लिया हो। अब वो अपनी साइकिल लेके सुमी को देखने के लिए जाता है, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी तरह से खराब हो जाती है और उसे कुछ भी ना दिखने के कारण वो एक कार से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। उसका दोस्त ब्योंग उसे कैमरे में देख रहा होता है और उसकी हेल्प करने के लिए जाता है। अब एक अनजान आदमी सुमी का हाथ पकड़ के उसे कहीं ले जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ जैंग आ जाता है। जैंग को देखकर वो किडनैपर वहाँ से भाग जाता है और जैंग भी एक बस से टकराते टकराते बचता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और सुमी को पूछताछ के लिए ले जाती है। अब जैंग वहाँ पर अकेला रह जाता है, लेकिन तभी उसका दोस्त उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है। अब ब्योंग अपने दोस्त जैंग का हाथ पकड़ लेता है और जैंग अपनी आंखें पूरी तरह से खराब हो जाने के कारण रोने लगता है। अब इस घटना को कुछ दिन बीत जाते हैं। सुमी अपनी लाइफ में फिर से बिजी हो जाती है और जैंग से कांटेक्ट भी नहीं करती, लेकिन जब भी उसे जैंग की याद आती है तो वो सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखने लगती है, लेकिन जैंग वहाँ नहीं आता। लेकिन एक दिन जैंग उसे अपनी फेवरेट कॉफी शॉप में नजर आता है। वो खुश होकर उसकी तरफ देखकर हाथ हिलाती है, लेकिन वो जैंग को एक वॉकिंग स्टिक निकालकर दूसरी तरफ जाते देखकर उदास हो जाती है। वो सारे रास्ते उसका पीछा करती है और फाइनली वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर एक आर्ट गैलरी थी। वहां जाकर वो देखती है कि पूरी गैलरी जैंग के हाथों से बनाई हुई पेंटिंग से भरी पड़ी थी, जिसमें उसने सुमी की ही पेंटिंग्स बना रखी थी। तभी वो देखती है कि जैंग एक पेंटिंग बना रहा है और खुद से ही बातें कर रहा है कि चाहे वो अंधा हो गया है, लेकिन सुमी उसे अभी भी याद है। अगले दिन सुमी फिर से जैंग के पास जाती है, लेकिन इस बार जैंग उसे महसूस कर लेता है। फिर दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। मैं आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत करता हूँ। मूवी देखने के लिए धन्यवाद।